हेलो रेल बंधुओं, नमस्कार। मैं सुरेश त्रिपाठी। आज हम आप सबको, अपने सभी रीडर्स को, रेल कर्मचारियों, अधिकारियों को कुछ पुराने दौर में लेके चलते हैं। हो सकता है यह एपिसोड थोड़ा बड़ा हो जाए, मगर धैर्य रख करके सुने और पीछे से अब तक कनेक्ट करें, यह हमारा आपसे अनुरोध है। बात 2011 की है, जब रेलवे बोर्ड में विषधर विवेक सहाय का रुतबा चल रहा था। मेंबर ट्रैफिक की पोस्ट को भी उन्होंने अपनी सीआरबी की पोस्ट के साथ दबा के रखा था, चेयर के साथ। और उधर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर में अरुणेंद्र कुमार बतौर जीएम और उनकी पत्नी का कहर बरपा हो रहा था। सबको पता था मैडम अरुणेंद्र कुमार बहुत पियक्कड़ रही हैं और उनका कहर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के तीनों डिवीज़न में हेडक्वार्टर से लेकर सभी अधिकारियों पर बरपा होता रहा। मैडम पीने के बाद अपना होश खो बैठती थी। ये भी बात सामने आई कि उनको पीने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। कई बार तो उन्होंने अधिकारियों के ऊपर उल्टी कर दी। जीएम इंस्पेक्शन हो, महिला समिति की गैदरिंग हो, जब मन आया तब किसी डिवीज़न की तरफ मुंह उठा के चल देना, ये उनका शौक़ था और साथ में मतलब भी था। क्योंकि जहाँ जाएंगी वहाँ डीआरएम उनकी व्यवस्था करेगा, खूब पिलाएगा, बड़ी महंगी महंगी गिफ्ट देगा, शॉपिंग करवाएगा। ब्रांच अफसर भी वही करेंगे, चूँकि उनके साथ में पीएचओडीज़ की महिलाएं पत्नियां भी होती थी। ये बड़ा कहर चल रहा था उस दौर में साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अधिकारियों पर। मैडम, सबको मालूम था कि मैडम अरुणेंद्र कुमार पीने के बाद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। इससे बचने के लिए सब अपने अपनी ईश्वर से खैर मनाते रहते थे कि कहीं उनका कहर उनके ऊपर न बरपा हो जाए। ऐसी महिलाएं कई हुई हैं रेल में, अकेले मैडम अरुणेंद्र कुमार नहीं रही, और भी हुई। मगर जो अनाचार, अत्याचार, कहर मैडम अरुणेंद्र कुमार के टाइम लोगों को देखने को मिला, वो बाकी लोगों में नहीं मिला। वो सब इतना चर्चा में नहीं आया, वो सब अंदर खाते रहा। खैर, मैडम इन महापियक्कड़ मेम साहब के पतिदेव यानी अरुणेंद्र कुमार उनके सामने भीगी बिल्ली बने रहते थे। हालांकि ये अकेले अरुणेंद्र कुमार की बात नहीं है, हम सब भी अपनी पत्नियों के सामने भीगी बिल्ली बने रहते हैं। मगर उस तरह नहीं जिस तरह अरुणेंद्र कुमार बने रहते थे, जिस तरह आलोक कंसल बने रहते थे। उस तरह नहीं, हर एक चीज़ की अपनी एक गरिमा होती है। खैर, साहब यानी अरुणेंद्र कुमार ऊपर पहुंचने के इतने महत्वाकांक्षी थे कि उन्होंने अपने बैचमेट यानी विरदी साहब, जो उनसे सीनियर थे, विजिलेंस के माध्यम से उनका
करियर बर्बाद कर दिया। एकदम फर्जी केस बनाए गए उनके खिलाफ और उन्हें सीआरपी की दौड़ से और मेंबर मैकेनिकल, उससे पहले मेंबर मैकेनिकल के दौड़ से भी बाहर कर दिया गया। मेम साहब का रेल के कामकाज में, यानी मैडम अरुणेंद्र कुमार का रेल के कामकाज में इतना ज़्यादा दखल था, अरुणेंद्र कुमार की मजाल नहीं थी कि वो मना कर दें। उन्होंने जो कह दिया वही रूल था और इसीलिए सारे अधिकारी मैडम की ही खैर ख्वाही में लगे रहते थे, उन्हीं की जी हुजूरी में, उन्हीं की चापलूसी में लगे रहते थे और वहीं से उनका मनपसंद काम हो जाता था। कई बार ऐसा भी हुआ गैदरिंग में एचओडी, पीएचओडी, डीआरएम्स की वाइफ ये खैर मनाती रहीं कि उनके वजह से कहीं उनके पति का नुकसान न हो जाए, क्योंकि मैडम पीने के बाद में किसी को कुछ भी कह सकती थी। एचओडी है, पीएचओडी है, डीआरएम है, ब्रांच अफसर है, किसी को भी, हे डीआरएम चल नाच, हे डीआरएम इधर आ, हे तू कौन है, पीसी है, इधर आ। इस टाइप की बात होती थी सबके सामने। हमें याद है बिलासपुर के तत्कालीन डीआरएम की वाइफ ने पूरी तरह मैडम की मीटिंग्स का, दौरे का बहिष्कार कर दिया था और मैडम चूँकि उनका या मैडम के पति देव उनका कुछ नहीं उखाड़ पाए थे, क्योंकि वो भी बहुत पावरफुल थे। तो जब शेर को सवा शेर मिलता है तभी वो रास्ते पर आता है। ये बहुत टाइम टेस्टेड बात है। इसके बाद इसी दरमियान उधर सीबीआई में डायरेक्टर बन गया रंजीत सिन्हा, जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा सबको मालूम है। किस वजह से वो बने वो भी सबको पता है। 6 महीने पहले मैंने एक चैनल पर इस बात का रहस्य उद्घाटन भी किया था कि एक प्राइम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का ऐसा करप्ट आदमी, करप्ट आईपीएस अगर डायरेक्टर बनेगा तो क्या इमेज होगी, मगर नहीं, सरकार की अपनी डिस्क्रिशनरी है। लालू जैसे लोगों ने उनकी सिफारिश की थी, लालू की बदौलत ही वो दोबारा सीबीआई में आए थे, यह भी बात सही है। हमने उसके पहले जब रंजीत सिन्हा रेल भवन में डीजी आरपीएफ थे, जिस तरह उन्होंने आरपीएफ में एक्सटॉर्शन का रैकेट, खुला रैकेट चला रखा था, वो भी हमने उजागर किया था। तो अरुणेंद्र कुमार और रंजीत सिन्हा का ये बढ़िया कॉम्बिनेशन बन गया, चोर चोर मौसेरे भाइयों का। और नतीजा ये हुआ कि उसका शिकार महेश कुमार भी हुए और भी कई अधिकारी हुए और साथ में हम भी हुए। आरपीएफ एसोसिएशन हुई, यूएस झा हुए, रंजीत सिन्हा के डर से जिनसे घर खाली करा लिया गया। इतना अनाचार, अत्याचार, इतना आतंक। खैर 1 मई 2014 को यूपीए सरकार के अंतिम चरण में हमारे घर पर, हमारे ऑफिस में सीबीआई पहुंचती है। सीबीआई के लोग पहुंचते हैं और झड़ती लेना शुरू करते हैं। हमें इस बात का अंदाज़ा था, इसमें कोई दो राय नहीं है, हमें इस बात का अंदाज़ा था
हम मानसिक रूप से तैयार भी थे, क्योंकि यहाँ छिपाने के लिए कुछ था नहीं, बचाने के लिए कुछ था नहीं। हमने वाइफ से कहा इनको चाबी दे दो और चुपचाप एक जगह बैठ जाओ, इनको अपना काम करने दो। हो गया, सब हो गया। ये टोटल रिवेंजफुल एटीट्यूड से किया गया था। कहीं कुछ भी ऐसा नहीं था, ना मिला जहाँ पर कोई मैनिपुलेशन हो, कोई करप्शन हो, कोई एक्सटॉर्शन हो और वो साबित हो सके, और वो नहीं हुआ। 2 साल तक सीबीआई ने बहुत उत्पीड़न किया, बहुत ह्यूमिलेट किया, बहुत परेशान किया, बार बार बुला करके दिल्ली हेडक्वार्टर। 14 दिन तक अनऑफिशियली हमें हेडक्वार्टर में हाजिरी लगानी पड़ी, सुबह से लेकर शाम तक। 2 साल बाद चार्जशीट दाखिल हुई। 2 साल बाद अगले केस डिसाइड हो गया। कोर्ट ने हमें ससम्मान बरी कर दिया। ये 2018 की बात है। दिसंबर 2018 में कोर्ट ने फाइनल कर दिया। अब 27 मई 2024 को जब हम सीबीआई हेडक्वार्टर से अपना तमाम सीजर, तमाम कागज़ जो फालतू थे, इसमें कोई शक नहीं था, वो हमारे प्रमाण के लिए थे, प्रमाण थे, और वो टाइम बार भी हो चुके थे, मगर नहीं, लेके गए गट्ठर बांध के। जो लैपटॉप हमारा नहीं था, बेटी का था, वाइफ का था, मोबाइल, वो भी ले गए, हमारा तो ले नहीं था। खैर, बहुत कहा गया कि हम ना दूसरे का यानी बेटी का ना वाइफ का फ़ोन भी यूज़ नहीं करते, बेटी का लैपटॉप भी हम यूज़ नहीं करते, उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, उसका काम डिस्टर्ब होगा, मगर नहीं माने, ले गए। खैर, 27 मई 2024 को पूरे 1 दशक बाद हम सीबीआई के इस तमाम प्रक्रिया से मुक्त हुए, जब वो सब सारा सीजर वहाँ से रिलीज़ किया गया। हालांकि इसमें सीबीआई की कोई गलती नहीं थी, मेरी गलती थी, क्योंकि मुझे प्रोसीजर नहीं पता था। कोर्ट का आदेश होने के बावजूद हमें प्रोसीजर नहीं पता होने से इतना डिले हुआ। अदरवाइज जल्दी हो जाता। कहने का तात्पर्य है, हम ये सब क्यों बता रहे हैं आपको? जैसा रंजीत सिन्हा के टाइम, अरविंद कुमार के टाइम हुआ, कैसे वो मेंबर बने, मेंबर मैकेनिकल, और कैसे फिर सीआरबी बने, वो सब हमने रैकेट उजागर किया था। रंजीत सिन्हा ने डीजीआरपीएफ के तौर पर क्या किया, वो हमने उजागर किया था। सीबीआई में जाएंगे तो क्या करेंगे, ये भी हमने कहा था ओपनली नेशनल चैनल पर। तो जिस तरह का धमकियां मिली वो बाद में भी मिलने लगी। अभी जब मैंने सुधीर कुमार के बारे में लिखना शुरू किया था, उनकी कलई खोलना शुरू किया था, तब हमारे घर तक लोग पहुंच गए, सीनियर पॉलिटिशियन तक। खैर, ये सब हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि ये सब चीज़ें तब तक मैटर करती हैं जब तक आप पद पर हैं, उसके बाद आपको कुत्ता भी नहीं पूछता। ये 2 टूक है और सच है। अरविंद कुमार कोरोना काल में मर गए, कहने में अच्छा नहीं लगता, मगर कोई अपना आसपास नहीं था। मैंने लिखा था, मुझे बहुत गुस्सा था, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम भी ह्यूमन बीइंग हैं, और जिस तरह हमारी आपने प्रताड़ना करवाई थी,
निर्दोष होते हुए भी जिस तरह हमें बेइज्जत करवाया था, राष्ट्रीय स्तर पर हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई थी आपने, बहुत गुस्सा था दिमाग में। मैंने लिखा, मर गया ये कुत्ता है, कुत्ते की मौत। बिहार से हमें कई लोगों ने फ़ोन करके बोला कि ये आपने ठीक नहीं किया। हमने कहा ठीक है, हमने गुस्से में लिख दिया है, मेरे दिमाग में गुस्सा है, मगर मेरी अब मरने के बाद उनके साथ कोई शिकायत नहीं है। मगर वो लाइन हम नहीं चेंज करेंगे। आपको जो करना है आप कर सकते हैं, जो फैक्ट है। बहुत बुरा लगता है, मरने वाले के बारे में बुरा नहीं कहा जाता, मगर ये ढकोसला है, ढोंग है। सच वही है जो हमारे मन में उसके प्रति विचार आते हैं। उसने हमारे साथ क्या किया था, ये मानवीय तौर पर स्वयं अपने आप आते हैं विचार दिमाग में। इसलिए रंजीत सिन्हा के मरने पर मैंने जो कुछ भी कहा, मैं गिल्टी फील करता हूँ। मुझे वैसा नहीं कहना चाहिए था, और आज भी मैं ईश्वर से उसके प्रति क्षमा प्रार्थी हूँ। मगर आगे सुनिए, रेल विजिलेंस का इस्तेमाल केवल अरुणेंद्र कुमार ने किया ऐसा नहीं है, वो आज तक हो रहा है, लगातार हो रहा है। अरुणेंद्र कुमार ने ही रेलवे विजिलेंस को अपने मातहत किया था AGCRB। नहीं तो ये पहले मेंबर ट्रैफिक के अंडर में होता था, अलग अलग मेंबर्स के अंडर में होता था, उनका सब्जेक्ट हुआ करता था, या मेंबर स्टाफ के अंडर में हुआ करता था कई बार। छब्बीस मई 2014 को जब नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन जिस तिकड़म से अरुणेंद्र कुमार आए, CRB बने और व्यवस्था के कुएं में जहर घोल गए, वही सिस्टम आज तक चल रहा है। मंत्री बदल गए, व्यवस्था नहीं बदली। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछले 10 सालों में रेल का खान मार्केट गैंग, यानी KMG जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म दिया है, के सामने सभी मंत्री फेल रहे। वंदे भारत की पूरी टीम को विजिलेंस केस में फंसाकर उलझा दिया गया, कैरियर बर्बाद कर दिया गया। जो अधिकारी बाद में चेयरमैन रेलवे बोर्ड बना, वो तो जनरल मैनेजर ही नहीं बन पाता। यानी मैं लाहौटी साहब की बात कर रहा हूँ, अनिल कुमार लाहौटी, जो आज ट्राई के चेयरमैन हैं। हम जैसे रेल के खान मार्केट गैंग को चिन्हित किया हमने, वैसे ही हमने विजिलेंस की धूर्त त्रिमूर्ति RK झा, RK राय, अशोक कुमार को भी एक्सपोज किया था, चिन्हित किया था। 2013 में बिजनेस टीवी जी बिजनेस पर के डायरेक्ट टेलीकास्ट में पैनल डिस्कशन में के बहस में हमने ये कहा था कि रंजीत सिन्हा जैसा भ्रष्ट अफसर यदि CBI जैसी प्रतिष्ठित केंद्रीय जांच एजेंसी का डायरेक्टर पद संभालेगा, उस पद पर लाया जाएगा, तो क्या सिस्टम में कोई उम्मीद बचेगी? जो नहीं बची थी। कालांतर में यही
सुप्रीम कोर्ट ने भी रणजीत सिन्हा के बारे में कहा था पिंजरे का तोता। तो लोगों को समझ में आया कि कुछ लोगों की चुप्पी व्यवस्था को कितनी महंगी पड़ती है, कुछ जिम्मेदार लोगों की चुप्पी। यही रेल के विजिलेंस में त्रिमूर्ति का हाल रहा। आर.के. झा को बाइज्जत होकर बाहर जाना पड़ा। बाइज्जत ही कहा जाएगा क्योंकि कोई एक्शन तो हुआ नहीं। बस यह है कि पीएमओ के आदेश पर मंत्री जी ने कहा और सीआरबी ने खुद टाइप किया और चिट्ठी पकड़ाई और उनको वहाँ से रिलीव कर दिया। ये बाइज्जत ही हुआ, हम बेइज्जत नहीं कहेंगे इसको। बेइज्जत तब होते जब उनसे उसी वक्त रिजाइन लिखवाई जाती या वीआरएस लिखवाया जाता और रेल भवन से बाहर कर दिया जाता, जैसे सुधीर कुमार को किया गया। लेकिन सिस्टम के मीर जाफरों ने उनका प्रमोशन होने दिया। आर.के. झा का सारा प्रमोशन होने दिया गया। और तो और रिटायरमेंट के बाद भी रेलवे के एक पीएसयू में उन्हें नौकरी भी दे दी गई। बतौर कंसल्टेंट। ये मंत्री जी का राजकाज है। यही समर्थन आर.के. राय को मिला। वो भी रिटायरमेंट के बाद दूसरे साल भी एक रेलवे पीएसयू में नौकरी पर हैं। अशोक कुमार लगातार चौथा विजिलेंस असाइनमेंट ले चुके हैं डॉट में, मंत्री जी की मेहरबानी से। इन अधिकारियों के चलते रेल में सैकड़ों ईमानदार, निष्ठावान, कर्तव्यदक्ष, योग्य, सक्षम रेल अधिकारियों का वर्षों प्रताड़ना हुई। लेकिन इनको मिलने वाला समर्थन उच्च स्तर से जारी रहा। उच्च स्तर से मतलब हमारा रेल मंत्री से है, सीधे सीधे। क्यों जारी रहा, ये मंत्री जी जवाब दें। और कथित फादर ऑफ वंदे भारत या सो कॉल ट्रेन 18 मैन भी चुप रहकर अपनी भावी इमेज गढ़ने और सरकार से पद्म भूषण पाने की जुगाड़ की ताक में सेल्फ पीआरशिप में लगे रहे, आज भी लगे हैं। ऐसे जुगाड़ू, अवसरवादी, भ्रष्ट, चरित्रहीन लोगों का सर्वाइवल ही इस सिस्टम में होता है। ऐसा माना जाए तो क्या गलत है? खैर, हालांकि रेल मंत्री ने विजिलेंस को चिताया तो था, मगर किस इंटेंशन से, यह इंटेंशन जाहिर नहीं हुआ। हम तो उसको पॉजिटिव में ही लिए। हमने बार बार इसका उल्लेख किया अपने लेखों में, अपने आर्टिकल्स में। उन्होंने कहा था कि विजिलेंस को चेतावनी देते हुए कि गलत केस ना बनाए जाएं। लेकिन यदि गलत केस बनाने वालों को उनका ही इतना बड़ा समर्थन मिला तो क्यों उनकी बात पर कोई विश्वास किया जाए? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है मंत्री जी की कॉम्पिटेंसी पर, मंत्री जी के इंटेंशन पर, मंत्री जी की कार्यप्रणाली पर। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क हैं ये। जब रेल में ट्रांसफॉर्मेशन डायरेक्टोरेट उल्टे सीधे और मूर्खतापूर्ण सुझाव दे रहा था
रेलवे स्टाफ कॉलेज अर्थात नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे पर हमला हो रहा था, गैर कानूनी ढंग से रेल के वरिष्ठ अधिकारियों की साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग हो रही थी, उनका डाटा बाहर विदेशी सर्वर्स में रखा जा रहा था, अफसरों के कैरियर खत्म हो रहे थे, तब रेल के सारे फेडरेशन और एसोसिएशन चुप थे। हम रेल रिफॉर्म के पक्षधर हैं। व्यवस्था के रिफॉर्म के पक्षधर हैं। समाज के और समाज की सोच के रिफॉर्म के पक्षधर हैं। हम व्यवस्था विरोधी नहीं हैं, हम सरकार विरोधी नहीं हैं, हम किसी व्यक्ति विशेष के विरोधी नहीं हैं, मगर ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, कर्मठ और योग्य अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रताड़ना, उत्पीड़न और रेल की व्यवस्था में दीमक लगाने वालों का समर्थन हम कतई नहीं कर सकते। किसी भी स्थिति में नहीं कर सकते। जो चोर है उसे चोर कहने का हम पूरा साहस रखते हैं, क्योंकि चोर का कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है हिंदी में, किसी भी भाषा में नहीं है। इसलिए हम वो तो कहेंगे, क्योंकि हमारा वो काम है, हमारा कर्तव्य है, हमने वही कर्म चुना है। और अगर किसी का जाने अनजाने अपमान होता है तो वो उसके लिए जिम्मेदार खुद है, मगर हम ये कह करके क्षमा प्रार्थी हैं कि जानबूझ करके व्यक्तिगत तौर पर हमारा उसके साथ में कोई झगड़ा नहीं है, हम ऐसा करने का कोई हमारा उद्देश्य नहीं है। ये सब आपके कर्मों पर, आपके लिए निर्णयों पर, आपके व्यवहार पर डिपेंड करता है, और यही परिस्थिति जन्य सबूत होते हैं जो कानूनन मान्य भी हैं। हम लिंक से लिंक, कड़ी से कड़ी जोड़कर आपके कर्म को बताते हैं। तो इसमें हमारा कतई ऐसा किसी का मान अपमान करने का उद्देश्य नहीं होता है। इस बात का कृपया ध्यान रखा जाए। धन्यवाद।